माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। हमारी जो प्रश्नावली थी 1.3 ये चल रही थी, उसका पहला पार्ट हम पिछली क्लास में करा चुके हैं। अब हमारा जो ये तीसरा प्रश्न है इसको कराने जा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो ये संख्याएं दी हुई हैं ये अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं। तो हम इस प्रश्न में 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों में से जितने हमारे इस क्लास में हो जाएंगे हम कराएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला है 1/√2। 1/√2 ये संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। जब मैंने प्रश्नावली शुरू में ही कराई थी तो मैंने √5 को अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करके बताया। उसी मेथड से होगा यह भी। किस तरह से हल? तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है इस तरह से। अब ये परिमेय संख्या है तो हम 1/√2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो a/q के रूप में, जहां b = 0 नहीं होना चाहिए। a, b दोनों ऐसे पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं। a और b पूर्णांक हैं, ऐसे पूर्णांक हैं जो सह अभाज्य संख्याएं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि सहभाज्य संख्याएं ऐसे पूर्णांक हैं जो सहभाज्य संख्याएं इनका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। हमने a और b के रूप में लिख लिया, a/b के रूप में लिख लिया, जहां b 0 नहीं होना चाहिए। a और b दो पूर्णांक संख्याएं हैं और पूर्णांक संख्याएं ऐसी हैं कि ये सहभाज्य संख्याएं, इनका कोई भी एक के अलावा, यानी संख्या जो एक है उसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो हमारा ये है इसका वर्ग करेंगे। तो देखिएगा किस तरह से, 1/√2 बराबर a/b का वर्ग। और जब वर्ग करेंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, बराबर a²/b²। जब मैं इसे वज्रुणा करूंगा तो b² बराबर 2a²। अर्थात इस तथ्य से समीकरण 1 से हम कह सकते हैं कि b² को 2 विभाजित करता है। दिख रहा है ना सबको? तो समीकरण 1 से हम क्या कह सकते हैं कि b² को 2 जो है ना, संख्या 2, जो संख्या 2 है वो विभाजित करती है। अब मुझे एक बात बताइए, b² को विभाजित कर रहा है तो b को जरूर विभाजित करेगा। अतः इधर लिख देता हूं मैं, अतः b को भी 2 विभाजित करेगा। अब देखिएगा कि b² बराबर 2a² है हमारा, b² बराबर 2a² है। यहाँ a भी पूर्णांक है तो मैं इस a पूर्णांक के स्थान पर कोई अन्य पूर्णांक ले लेता हूं। तो मैं ले रहा हूं b बराबर 2c। मैंने एक पूर्णांक लिया है, मान के लिया है कि b² बराबर, ये c है, ये भी पूर्णांक है। तो इसका मैं क्या करूंगा, वर्ग करने पर, और जब मैं वर्ग करूंगा तो b² बराबर 2c² है तो इसको 4c² हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर, अब मैं मान क्या रखूंगा कि b² हमारा इसमें क्या है,
2a² है, तो b² 2a² बराबर 4c²। मैंने इस 2 से इसको कट दिया है, a² बराबर 2c²। अब देखिएगा ये जो तथ्य है, ये जो समीकरण है मेरा, ये समीकरण 2 है, अर्थात मैं इसको 3 भी दे सकता हूं। यदि आप नहीं माने तो आप इसको मतलब अन्य समीकरण भी दे सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि a² बराबर 2c² से पता चलता है कि a² को 2 विभाजित कर रहा है। अतः a को 2 भी विभाजित करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस तथ्य से हमें पता चला कि b² को 2 विभाजित कर रहा है? इस तथ्य से हमें पता चला कि a² को और a को 2 विभाजित कर रहा है, जबकि हमने एक कल्पना हमने मानी थी कल्पना की जो हमारी संख्याएं हैं a और b, उनका 1 के अलावा कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ तो 2 हो रहा है। तो हम लिखेंगे हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी, तो हम लिखेंगे यहाँ a और b के एक के अलावा अन्य गुणनखंड, एक के अलावा अन्य गुणनखंड हैं, एक के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। अतः हमारी मानी गई कल्पना गलत है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो √1/2 जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, यानी परिमेय नहीं है। तो देखिएगा मैं फिर से बता देता हूँ एक बार कि 1/√2 है वो, इसको हमें पहले परिमेय मानना है। परिमेय मानने के बाद परिमेय की कंडीशन लगानी है। लगाने के बाद हमें a और b एक पूर्णांक ही होते हैं, और ये ऐसे पूर्णांक हैं जिनको सहभाज्य संख्या है, इनका एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जब हम इनमें कुछ इनका वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद हमारे लिए पहला तथ्य मिलता है कि जो b है वो 2 से विभाजित हो रहा है। फिर हमने कोई अन्य पूर्णांक ले लिया, तो अन्य पूर्णांक लेने पर जो b है वो भी 2 से विभाजित हो रहा है। तो a और b दोनों 1 से तो विभाजित हैं ही, लेकिन साथ में एक अन्य गुणनखंड 2 भी मिल रहा है। तो इस तथ्य से हमें पता चला कि ये जो सहभाज्य संख्याएं, तो ये सहभाज्य संख्या, इनका गुणनखंड है वो एक और है एक्स्ट्रा, जो है 2। तो इस तरह से हमारी जो 1/√2 संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय है, यानी जो संख्या है वो अपरिमेय है। अब देखिएगा कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि थोड़ा धीरे पढ़ाते हैं, तो आप अपने जो YouTube का जो बटन है उससे आप उसकी स्पीड को तेज़ करके इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। अब इसको आप उतारिए। तो मैंने 1/√2 जो संख्या है वो अपरिमेय, इसको सिद्ध कर दिया है। अब देखिएगा दूसरा 7√5, यानी हमने दूसरा प्रश्न हल करना है कि 7 और √5 जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया है कि कभी भी अपरिमेय संख्या यदि सिद्ध करनी है तो हल करने के लिए हमें उसके विरोधाभास में मानना पड़ेगा कि यह परिमेय संख्या है। तो देखो, माना 7√5 जो संख्या है वह परिमेय है, परिमेय संख्या है, यह हमने मान लिया। अब जब परिमेय संख्या है तो मुझे एक बात बताइए कि 7√5 बराबर, मैं इसको a/b के रूप में लिखूं या p/q के रूप में लिखूं, कैसे भी लिख सकता हूं। तो चलो p/q की कह रहे हैं विद्यार्थी, तो p/q यहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। देख लीजिएगा, ये एक
परिमेय संख्या मानी है मैंने 7√5, तो इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें ये रूट में है, तो ये रूट में है तो √5 बराबर p/q। अब इस 7 को मैं यदि ऐसे करूँ, वज्रुणा कर दूँ, तो वज्रुणा करने पर मुझे ये ऐसे ही तो मिलेगा 7q। देखिएगा यहाँ से मैं इसको गुना कर दूँ इस तरह से, तो ये 7q के रूप में मिला। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें और इसमें ये जो समीकरण है 1, मैं इसको समीकरण 1 दूँ, समीकरण 1 से या 1 के विश्लेषण से, 1 के विश्लेषण से हमें पता चलता है कि हमारा जो RHS साइड वाला जो भाग है, पता चलता है कि p/7q एक, हाँ जी, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यह क्यों है? क्योंकि यहां p व q पूर्णांक हैं। क्यों? क्योंकि हम p/q को पहले ही पूर्णांक मान चुके हैं और ये परिमेय संख्या मान चुके हैं। तो p/7q जो है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q पूर्णांक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है, हम ये सिद्ध कर चुके हैं, हम जानते हैं। तो देखिएगा ये दोनों परिमेय अपरिमेय के बराबर हो सकती है, ये विरोधाभास हुआ। तो हमने जो ये कल्पना मानी है कि जो 7√5 एक परिमेय संख्या, तो इसका विरोधाभास हुई। तो देखिएगा जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मानी गई कल्पना का यहाँ विरोधाभास है। विरोधाभास है। 7√5 एक अपरिमेय है संख्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखिएगा ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। 7√5 को परिमेय संख्या मान लो, p/q के रूप में लिख दो। p/q के रूप में लिखने पर जो हमारा 7 है उधर वज्रुणा के हिसाब से आप 7q लिख सकते हैं, उधर दूसरे पक्ष में पहुंचा दिया, अर्थात हमने इसको परिमेय बना लिया और परिमेय बना करके इधर अपरिमेय को छोड़ दिया। और परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते। ये हमारी जो कल्पना मानी थी कि हमने जो परिमेय संख्या है इसका विरोधाभास हुआ और ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये इस तरह से उतारिए इसको। तो अब हमारा तीसरा प्रश्न है और तीसरा है 6 + √2। ये जो तीसरा है इसको मैं, यही बात है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो देखो हल कर रहे हैं हम। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो 6 + √2 बराबर a/b में मान लूँ, जहाँ b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 6 + √2 इसको मैं ऐसे लिखूंगा a/b। तो इस 6 को मैं यहाँ से हटा के उधर पहुँचाऊँ तो ये मेरा इधर माइनस में आ जाएगा। इस 6 को मैंने उधर पहुँचा दिया तो इधर √2 बराबर a/b -6, इसको कोष्टक में बंद कर दिया। √2 बराबर मैंने ले ले लिया a - 6b, या फिर मैं ये कह सकता हूँ 6b/b, इस तरह से लिख सकता हूँ। क्योंकि जो b है इसका मैंने क्या ले से ले लिया और ये इधर जब b से, ये b है, ध्यान रखना आप थोड़ा सा। और अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो है, ये जो संख्या है ये अपने आप में a और b पूर्णांक हैं। देखिए ये जो संख्या है, हमारा जो ये स्टेप आया है, ये हल करने के बाद ये
स्टेप आया है तो इसमें आप देखिएगा कि a माइनस 6b अपॉन b, यह a और b, यहाँ a कॉमा b पूर्णांक हैं, a कॉमा b पूर्णांक हैं, अतः a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 2 एक अपरिमेय है संख्या है। यहाँ हमारी जो मानी गई कल्पना है उसका विरोधाभास है, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी जो प्रश्न में हमारे द्वारा परिमेय संख्या मानना गलत है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा इस प्रश्न के ही मेथड से 6 प्लस रूट 2, 6 की जगह 5 आ जाए, 4 आ जाए, 3 आ जाए, रूट 2 की जगह 5 आ जाए, रूट में 5 आ जाए, 3 आ जाए, इस तरह के सारे सवालों को इस मेथड से आप हल कर सकते हैं। ये जो मेथड है, ऐसे यदि 7 की जगह कोई और अंक आ जाए तो आप उससे भी इसको, यानी प्रश्न का जब आपके पास आएगा प्रश्न, तो प्रश्न में सिर्फ संख्या बदल कर ही आएंगी, मेथड ये कि यही रहेंगे। इस तरह से हमारा जो ये तीसरा प्रश्न है ये कंप्लीट होता है, और इस तीसरा प्रश्न कंप्लीट होने के साथ साथ जो हमारा 1.3 है वो कंप्लीट होता है। उतारिएगा आप इसको।